नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन पॉइंट हरिद्वार में आप लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान की विकास यात्रा। तो इसमें हम दो एक्ट आज की वीडियो में पढ़ेंगे। पहला एक्ट है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 और दूसरा एक्ट हम पढ़ेंगे 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। तो पहले रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में देख लेते हैं। देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट को पारित करने का जो मुख्य उद्देश्य है वो कंपनी के जो कार्य हैं भारत और इंग्लैंड दोनों स्थानों पर नियंत्रण करना था और इनको कंट्रोल करना था ना। इनको कंट्रोल करना था। जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं यानी कि जो इनके दोष हैं उनको दूर करना था। ठीक है, कंपनी दो जगह गतिविधियां कर रही थी, एक इंग्लैंड में एक भारत में, इसलिए कुछ उपबंध बनाए गए। ठीक है, जैसे अब शुरुआत कर लेते हैं। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाए गए। ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या थी? ये कंट्रोलिंग संस्थाएं थी। ठीक है, संस्था थी, मतलब गवर्निंग थी, कंट्रोल करती थी। किसको कंट्रोल करी थी? कंपनी को कंट्रोल करी थी। कंपनी कौन सी? ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, इसमें कितने लोग थे? इसमें 24 डायरेक्टर थे, निदेशक जिनको बोलते हैं। कितने निदेशक थे? 24। हर साल इस 24 व्यक्तियों में से एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष चुन लिए जाते थे। ठीक है, और जो अध्यक्ष होता था वो कंपनी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता था। ठीक है, किस में से? यही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में से। इनका जो पद की अवधि थी वो 1 साल थी, लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट में ये 4 साल कर दी गई। कितनी कर दी गई? 4 साल। और एक बात और हुई, 24 डायरेक्टर थे ना, तो इनमें 1/4 यानी कि 6। ठीक है, 6 डायरेक्टरों को हर बार चुनाव होता था, मतलब हर बार उसमें से 6 व्यक्तियों का चुनाव होता था। ठीक है, 6 नए लोग रखे जाते थे, 6 को हटाया और 6 नए रखे दिए जाते थे। ठीक है, अब देखें एक जरूरत क्यों पड़ी रेगुलेटिंग एक्ट की। वो इसलिए भी पड़ी कि भारत में कोई ऐसा अधिकारी नहीं था, प्राधिकारी नहीं था जो तीनों प्रेसिडेंसियों के जो कार्य हैं उनमें समन्वय स्थापित कर सके। तीनों प्रेसिडेंसियां कौन सी हैं? बंगाल, मद्रास और बम्बई। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट को ने मतलब रेगुलेटिंग एक्ट ने क्या किया कि इस दोष को दूर करने का काम किया और तीनों जो प्रेसिडेंसियां हैं उनके बीच समन्वय स्थापित करा इसने। कैसे? 3 जो प्रेसिडेंसियां हैं, बंगाल, मद्रास और बम्बई, उनमें बंगाल को पावर दे दी कि आप कंट्रोल करोगे 2 और जो प्रेसिडेंसियां हैं। ठीक है, और जो बंगाल का जो गवर्नर था, अब उसको गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, जो तीनों में रूल करेगा। कहाँ? बंगाल, बम्बई और मद्रास। ठीक है, फिर और क्या हुआ? और जो गवर्नर जनरल है उसके लिए एक कार्यकारिणी परिषद बनाई गई 4 सदस्यों की। ठीक है, कितने सदस्यों की? 4 सदस्यों की। ठीक है, किसके कहने पे इनको हटाया जा सकता था? ब्रिटिश सम्राट हटा सकता था अगर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बोले। ठीक है, किसको? जो 4 सदस्य बनाए गए हैं कार्यकारिणी समिति के या कार्यकारिणी परिषद के। कार्यकारिणी परिषद किसकी है? गवर्नर जनरल की। ठीक है, ये इसको सलाह देगी। तो पहला बंगाल का गवर्नर जनरल कौन बना? वॉरेन हेस्टिंग बना। उसके 4 जो सदस्य कार्यकारिणी के सदस्य थे उनका नाम था फिलिप, फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मानसन तथा वॉरविल। मैंने यहाँ सिर्फ ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, मैंने सिर्फ वो बातें लिखी हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हैं। जो मैं आपको सुना रहा हूँ, जो ये बता रहा हूँ, ये बैकग्राउंड है। ठीक है, ताकि आपको ये 4 पॉइंट समझ में, 4-5 पॉइंट ये समझ में आ जाए। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। जो गवर्नर जनरल की जो परिषद है वो क्या कर सकती थी? उसे मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियों पर सरकारी व्यवस्था करने, युद्ध की घोषणा करने और संधि का अधिकार था। क्लियर हो गया। और क्या पॉइंट? अब ये देख लीजिए, जो मेरे पॉइंट लिखे हुए हैं ना, इनको पढ़ लेते हैं। देखिए, पहला पॉइंट जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। कब हुई? 1774 में हुई। यहाँ का जो मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे वो एलिजा इम्पे बनाए गए थे और 4 अन्य न्यायाधीश बनाए गए थे। उनके नाम क्या क्या हैं? चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड। ये आप नोट डाउन कर लीजिए, मेरे पास मतलब मैंने शायद लिखा नहीं यहाँ पे। ठीक है, इसके अंतर्गत कौन से क्षेत्र आ रहे थे? बंगाल, बिहार और उड़ीसा। क्लियर। अध्यक्ष मुख्य न्यायाधीश कौन बनाए गए थे? पहले एलिजा इम्पे।
ठीक है, स्थापना कब हुई? 1774। अब दूसरा पॉइंट देख लीजिए, तो बम्बई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। ये बात मैंने आपको बता दी। कलकत्ता प्रेसिडेंसी में गवर्नर जनरल व 4 सदस्यों वाले परिषद के नियंत्रण में सरकार की स्थापना की गई। ये बात भी मैंने आपको बता दी। ठीक है, अब बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, और गवर्नर जनरल पहले कौन बने? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। ये बात भी मैंने आपको बता दी। ठीक है, क्लियर हो गया। फिर उसके बाद में इस एक्ट के तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार, ठीक है, अब वो निजी व्यापार नहीं कर सकते थे, अब तक वो कर रहे थे, तभी तो भ्रष्ट होते जा रहे थे। वो अपना फायदा ज़्यादा देख रहे थे यहाँ। ठीक है, निजी व्यापार नहीं कर सकते और भारतीयों से रिश्वत या उपहार नहीं ले सकते। इस पर प्रतिबंध लगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। मुझे लगता है यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नहीं हुआ तो एक बार जब मैं इन्हीं से रिलेटेड टेस्ट बनाऊंगा तो वहाँ थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। एक बार आप और वीडियो देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो थोड़ा सा क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। ठीक है, अब देखिए अगला एक्ट पढ़ते हैं। ये है आपका एक्ट ऑफ सेटलमेंट। कब आया? 1781। तो देखिए ये क्यों आया? ये इसलिए आया, 1774 में मैंने बताया सुप्रीम कोर्ट बना दिया और कार्यकारिणी परिषद भी बना दी गवर्नर जनरल की। अब दोनों में टकराव होने लग गया, कार्यकारिणी परिषद में और सुप्रीम कोर्ट में हर बात को लेकर टकराव होने लग गया कि मैं ऊपर हूँ, ये ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे नहीं होगा, कुछ प्रॉब्लम्स आने लग गई, बहुत ज़्यादा विवाद बढ़ गया। तो फिर एक 1781 में एडमंड बर्ग की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई, उसका नाम था प्रवर समिति, और इसमें भारत में न्याय व्यवस्था, उच्चतम न्यायालय तथा सर्वोच्च परिषद के संबंधों की जांच के लिए कार्य सौंपा गया एडमंड बर्ग की अध्यक्षता में प्रवर समिति को। इन्होंने रिपोर्ट दे दी 1781 में, और जो फिर संशोधन क्या कहते हैं, एक तरह से संशोधन अधिनियम पारित किया गया, जिसको हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट के रूप में जानते हैं। इसमें क्या हुआ आइए देख लेते हैं। यहाँ पॉइंट वही लिखे हुए हैं जो बहुत ज़रूरी हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले लिखा हुआ है, देखिए ये वाला, इसमें लिखा हुआ है रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करना। रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमियां आएंगी उनको दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट, क्लियर हो गया, उनको दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट बना। फिर कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि निर्माण की शक्ति प्रदान की गई। ठीक है, यहाँ तक मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। अगला, गवर्नर जनरल की परिषद तथा सर्वोच्च न्यायालय के बीच संबंधों को सीमांकन करना। ठीक है, ये सीमांकन मतलब लिमिट तय कर रहे हैं कि भाई आप इतना करेंगे, आप इतना करेंगे। ठीक है, तो जैसे सबसे ज़्यादा विवाद क्या हो रहा था कि जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके कार्यों में कहीं ना कहीं हस्तक्षेप सर्वोच्च न्यायालय देने लगा। तो अगर वो सरकारी पद पे रहते हुए कोई सरकारी कार्य कर रहे हैं तब भी सुप्रीम कोर्ट कर रही थी उस समय, तो अब बोला गया है कंपनी के अधिकारी शासकीय रूप से किए गए अपने कार्य के लिए सर्वोच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र से बाहर होंगे, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्र से बाहर कर दिए गए कि भाई अब सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक है, हस्तक्षेप नहीं करेगा किसमें? जब कंपनी का कोई अधिकारी होगा वो अपना काम कर रहा होगा। तो मुझे लगता है इतना समझ में आया होगा। अगला एक्ट हम पढ़ेंगे पिट्स इंडिया एक्ट। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।